नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस पे शौकीन साथियों। मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपकी नींदें उड़ा देगी। एक ऐसी तस्वीर जो देखने में तो बस रंगों का मेल लगती है, लेकिन उसकी नजरों में छुपा है एक ऐसा श्राप जो आपके जीवन को अंधकार में डुबो सकता है। कहानी है नील और श्रेया की, जिन्होंने एक पुरानी हवेली में बसने का सपना देखा था, मगर उन्हें नहीं पता था कि दीवार पर टंगी एक तस्वीर उनकी किस्मत लिख चुकी थी। हर रात के साथ यह तस्वीर बदलती रही और हर बदलाव लाता गया खौफ और रहस्य। तो तैयार हो जाइए शापित तस्वीर की उस यात्रा पर चलने के लिए, जहां हर भाग आपको और गहराई में ले जाएगा। डर की ऐसी गहराई जहां से लौटना आसान नहीं, क्योंकि इस तस्वीर की आग है अब आपको देख रही हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ जुड़िए और डर की दुनिया में कदम रखिए। धन्यवाद और सावधान रहिए, कहीं तस्वीर आपको भी न देख ले। नील और श्रेया एक नवविवाहित जोड़ा था। दोनों की जिंदगी प्यार और उम्मीदों से भरी थी। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत जगह पर नया जीवन शुरू करना चाहते थे। एक दिन उन्हें शहर से कुछ मील दूर एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला। हवेली काफी बड़ी थी और बेहद सस्ती कीमत पर मिल रही थी। आश्चर्य तो हुआ, पर दोनों ने सोचा कि शायद किस्मत उनके साथ है। जब वे पहली बार हवेली पहुंचे, चारों ओर सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट और दूर जंगल से आती अजीब सी आवाजें हवेली को और भी रहस्यमय बना रही थीं। पुराना लोहे का गेट धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और धूल जमी थी, लेकिन सबके बीच एक तस्वीर सबसे अलग थी। हॉल की सबसे ऊंची दीवार पर टंगी थी एक बेहद बड़ी और डरावनी तस्वीर, जिसमें एक औरत की आकृति थी। उसकी आंखें जैसे नील और श्रेया को घूर रही थीं। ऐसा लगा मानो जैसे वो तस्वीर अब तक किसी का इंतजार कर रही थी। नील ने मजाक में कहा, लगता है ये हवेली की मालकिन थी। लेकिन श्रेया को उसकी नजरें कुछ अजीब सी लगीं। उसने धीरे से कहा, नील, ये तस्वीर कुछ गड़बड़ लगते हैं। शाम को जब वे दोनों अपने सामान के साथ वापस आए तो देखा कि तस्वीर की आंखों की दिशा थोड़ी बदल गई थी। नील ने कहा, तुम्हारा वहम होगा। रात को सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर आधी रात के बाद अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और उस तस्वीर से एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। नील उठकर हॉल में गया। तस्वीर अब और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके पास रखी मोमबत्ती अपने आप बुझ गई और दीवार पर एक साया लहराता दिखा। तभी नील को तस्वीर के नीचे एक पुराना नोटिस बोर्ड दिखा, जिस पर जला हुआ सा एक नाम लिखा था, अनामिका, और नीचे एक तारीख 13 जुलाई 1897। नील ने वो तारीख अपने फोन में नोट कर ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये शुरुआत है उस खौफनाक खेल की जो अब हर रात उनकी रूह तक को हिला देगा। नील सुबह उठते ही बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। उसकी नींद धूरी थी और रात की बातें उसके जहन में घूम रही थीं। श्रेया ने उससे पूछा, क्या हुआ नील, तुम ठीक तो हो? नील ने हिचकते हुए रात की सारी बातें बताई। श्रेया पहले तो हंसी, लेकिन जब उसने भी तस्वीर की आंखें गौर से देखीं तो सन्न रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे तस्वीर की आंखें अब सीधे उसकी आंखों में झांक रही हों। उसी समय हवेली में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। बिना किसी वजह के खिड़कियां बंद हो गई और लाइट झपकने लगी। श्रेया में डरकर तस्वीर के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। जैसे ही कपड़ा तस्वीर पर पड़ा, हवेली में हर तरफ सन्नाटा छा गया, पर एक हल्की सी सरसराहट अब भी दीवारों से टकरा रही थी। नील ने तय किया कि अब वो इस तस्वीर का सच जानेगा। उसे घर के पीछे एक पुराना स्टोर रूम मिला, जिसमें धूल से भरी किताबें, अखबार और टूटे फूटे सामान के बीच एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, अनामिका की कहानी। नील ने डायरी पढ़नी शुरू की। पहला पन्ना ही डरावना था। उसमें लिखा था, जो मेरी तस्वीर देखता है वो मेरे रहस्य का हिस्सा बन जाता है। अब वो भी मेरा खेल खेलेगा और कोई भी इससे बच नहीं सकता। इतना पढ़ते ही तस्वीर के ऊपर रखा कपड़ा नीचे गिर गया और तस्वीर की आंखों से खून की बूंदें टपकने लगीं। श्रेया जोर से चिल्लाई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी और उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, शुरुआत हो चुकी है।
क्या इस डायरी में है कोई रहस्य जो उन्हें साया से बचा सकेगा, या ये तस्वीर अब हर रात उन्हें एक नया डर दिखाएगी? नील ने कांपते हाथों से डायरी का अगला पन्ना पलटा। उस पन्ने पर लाल स्याही में लिखा था, जिसने मेरा सच जानने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या फिर जिंदा नहीं बचा। अगर तुम भी जानना चाहते हो तो तैयार रहो मेरी कहानी का हिस्सा बनने के लिए। श्रेया ने डर के मारे डायरी को बंद करने को कहा, लेकिन नील रुक नहीं सका। उसकी जिज्ञासा अब डर से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। अगले कुछ पन्नों में एक लड़की की कहानी दर्ज थी। नाम था अनामिका, जो इस हवेली में 80 साल पहले अपने माता पिता के साथ रहती थी। लेकिन गांव वाले कहते थे कि वो लड़की सामान्य नहीं थी। रात में छत पर अजीब मंत्र बुदबुदाना, आंखों से बिना पलक झपकाए घंटों देखना और अपने ही खून से दीवारों पर कुछ लिखना। गांव वालों ने उसे डायन समझकर जिंदा जला दिया। लेकिन मरने से पहले उसने एक वचन लिया था, मैं लौट कर आऊंगी और हर उस इंसान को ले जाऊंगी जो मेरी आंखों में देखेगा। नील और श्रेया दोनों सन्न रह गए। अब उन्हें यकीन हो गया था कि तस्वीर सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि किसी आत्मा का कैदखाना है। रात को नींद नहीं आई। बाहर बारिश शुरू हो गई थी और हवेली की दीवारें भी जैसे कांप रही थीं। रात के 3 बजे तस्वीर से अचानक एक चीख सुनाई दी। श्रेया ने नील को उठाया और दोनों ने देखा तस्वीर की आंखों से खून नहीं, अब धुआं निकल रहा था और वो धुआं धीरे धीरे कमरे में फैल रहा था। दीवारों पर अनामिका का नाम अपने आप लिखा जाने लगा। नील ने जल्दी से डायरी उठाई, लेकिन अगला पन्ना अब गायब था और अंतिम पन्ने पर बस एक ही वाक्य लिखा था, अब तुम मेरी दुनिया में आ चुके हो, ये खेल अब खत्म नहीं होगा। क्या अब नील और श्रेया इस आत्मा की दुनिया में फंस चुके हैं या उन्हें कहीं से मिलेगी कोई राह? नील और श्रेया कमरे के कोने में सहमे खड़े थे। तस्वीर से उठता काला धुआं पूरे कमरे में फैल चुका था। खिड़कियों से बाहर तेज तूफान चल रहा था। पेड़ की शाखाएं हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं, जैसे कोई जानबूझकर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। तभी हवेली का पिछला दरवाजा जोर की आवाज से खुला। कोई था जो अंदर आया, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दिया। नील ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, मगर बैटरी एकदम खत्म हो चुकी थी। अंधेरे में अब सिर्फ अनामिका की हंसी गूंज रही थी, धीमी, गहरी और डरावनी। श्रेया रोते हुए बोली, हमें यहां से निकलना होगा। नील ने जवाब दिया, दरवाजा अपने आप खुला है, चलो कोशिश करते हैं। वे धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़े, मगर जैसे ही कदम आगे बढ़ाते, फर्श पर लगे पुराने लकड़ी के तख्तों से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती, जैसे कोई तख्तों के नीचे से रेंग रहा हो। श्रेया ने चिल्लाकर पूछा, यह आवाज कैसी है? नील ने उसे चुप रहने का इशारा किया और झुककर फर्श को देखा। एक तख्ता ढीला लग रहा था। उसने धीरे से उस तख्ते को खींचा और नीचे एक पुराना तहखाना दिखाई दिया। कालेपन और सड़न की गंध वहां से उठ रही थी, मगर अंदर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। नील ने नीचे झांका, सीढ़ियां टूटी फूटी थीं। श्रेया कांपते हुए बोली, नीचे क्या है? नील ने कहा, शायद सच या शायद मौत, और उसने पहला कदम सीढ़ियों पर रख दिया। जैसे ही दोनों नीचे उतरे, तहखाने की दीवारों पर पुराने लालटेनें अपने आप जल उठीं। प्रकाश में एक पुराना कमरा नजर आया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा आईना रखा था, लेकिन आईने में उनका प्रतिबिंब नहीं बल्कि एक लड़की दिखाई दे रही थी, सिर झुकाए खड़ी, लंबे काले बाल और सफेद फटी साड़ी। श्रेया ने कांपते हुए कहा, ये वही है, अनामिका। और तभी वो लड़की धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और होंठ फटे हुए थे। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम मेरी कहानी जानने आए हो, अब इसका हिस्सा भी बनोगे। मैं कभी अकेली नहीं रहती, तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा, हमेशा के लिए। कमरे की सारी दीवारें अचानक दरारों से भर गईं। छत से धूल और मलबा गिरने लगा और हवा में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, तहखाने से जो नीचे गया वो दोबारा ऊपर नहीं आया। अब क्या नील और श्रेया इस तहखाने से बाहर निकल पाएंगे
या हवेली ने उन्हें भी हमेशा के लिए कैद कर लिया है। नील और श्रेया अब उस तहखाने के कमरे में थे जिसमें अनामिका का आत्मा उन्हें घूर रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और हर टपकती बूंद के साथ कमरे की हवा और ठंडी होती जा रही थी। नील ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम क्या चाहती हो? अनामिका की आत्मा एक क्षण के लिए शांत हो गई, फिर धीरे से बोली, मुझे मेरा न्याय चाहिए। मेरी मौत एक हादसा नहीं थी, एक धोखा था जिसने मेरी आत्मा को जला डाला और मुझे इस हवेली में बांध दिया। श्रेया कांपते हुए बोली, हमें बताओ कि तुम्हें किसने मारा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अनामिका ने कमरे के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। नील ने जैसे ही उसका दरवाजा खोला, भीतर से एक मोटी धूल से भरी किताब मिली। उसका नाम था शापित आत्माएं और अधूरी कहानियां। उस किताब को खोलते ही एक अजीब सी आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी और कमरे में रखे सभी आईने हिलने लगे। हर आईने में अलग अलग दृश्य दिखने लगे, जैसे वे अनामिका के जीवन के टुकड़े हों। एक आईने में अनामिका हंस रही थी, दूसरे में वो लाल जोड़े में दुल्हन बनी खड़ी थी, तीसरे में वो एक आदमी के सामने गिड़गिड़ा रही थी, और वो आदमी था विवेक, हवेली का असली मालिक। नील चौंका, विवेक? मगर वो तो 10 साल पहले गायब हो गया था। अनामिका की आत्मा ने गुस्से में कहा, वो मेरा मंगेतर था। उसने मुझसे वादा किया था शादी का, लेकिन उसने मुझे इस हवेली में जिंदा जला दिया क्योंकि मैं उसकी गंदी सच्चाई जान चुकी थी। अब मुझे बदला लेना है और तुम मेरी मदद करोगे। श्रेया कांपते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन तभी वो किताब अपने आप पलटने लगी और एक पन्ने पर लिखा था, अगर कोई आत्मा अधूरी हो तो उसका बदला कोई जीवित ही पूरा कर सकता है, अन्यथा वो आत्मा उस जीवित को अपना बना लेती है। नील को अब तय करना था, क्या वो अनामिका की आत्मा की मदद करेगा या इस हवेली से भागने की कोशिश करेगा। तभी हवेली की सीढ़ियों से आवाज आई। कोई और भी इस तहखाने की ओर आ रहा था। कौन था वो? कोई तीसरा या फिर खुद विवेक? तहखाने में सन्नाटा गूंज रहा था। अनामिका की आत्मा हवा में विलीन हो चुकी थी, पर उसके कहे शब्द अब भी नील और श्रेया के जहन में गूंज रहे थे। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारा ही सहारा बन जाऊंगी। सीढ़ियों की चरमराहट अब और नजदीक आ चुकी थी। नील ने किताब को जोर से बंद किया। श्रेया दीवार से सटी खड़ी थी। उनके दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ती जा रही थीं। एक पल को लगा कि कोई भारी कदम तहखाने के दरवाजे के पास रुका है। दरवाजा खुद ब खुद खुला। हल्की सी पीली रोशनी में एक परछाई अंदर आई। वो कोई बूढ़ा आदमी था, लंबी दाढ़ी, धोती कुर्ता पहने, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में ऐसा तेज जैसे वो हवेली के हर रहस्य को जानता हो। नील ने हिम्मत कर पूछा, आप कौन हैं? उस बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मैं हूं पंडित विष्णुदत्त, इस हवेली का अंतिम साक्षी। जिस रात अनामिका मरी थी मैं यहीं था। श्रेया चौंकी, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? पंडित जी ने गहरी सांस ली, क्योंकि जो सच इस हवेली में छिपा है वो सिर्फ सुनने भर से आत्मा को जला देता है। अब तक तुम सिर्फ खेल समझ रहे थे, पर अब खेल नहीं, अब युद्ध शुरू होगा। एक आत्मा की मुक्ति और दूसरे की समाप्ति का समय आ गया है। नील ने किताब पंडित जी को दिखाई। उन्होंने कांपते हाथों से किताब को छुआ और बोला, ये किताब उस दिन की आखिरी गवाही है जिस दिन हवेली की दीवारों ने अनामिका की चीखें सुनी थीं और विवेक की हंसी गूंजी थी। श्रेया घबरा कर बोली, मतलब विवेक ने उसे जला दिया था? पंडित जी ने सिर झुकाया, हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक चेहरा था। असली चेहरा अब भी छिपा है, जिसने हवेली को शापित किया, जो अब भी जीवित है और इस हवेली को अपना अड्डा बना चुका है। नील और श्रेया ने एक दूसरे को देखा। उनके सवाल अब और भी गहरे हो गए थे। अगर विवेक सिर्फ एक मोहरा था तो असली खिलाड़ी कौन था? अचानक तहखाने की दीवार से एक तेज आवाज आई। दीवार में से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। पंडित जी ने कहा, अब जो होगा वो पहले कभी नहीं हुआ। इस बार हवेली का फैसला होगा खून से। क्या असली रहस्य अब सामने आएगा? क्या अनामिका की आत्मा को मुक्ति मिलेगी या फिर कोई और बलि चढ़ेगा?
तहखाने की दीवार से आती चीख अब एक बच्चे की हंसी में बदल चुकी थी। वो हंसी दिल को कम कपा देने वाली थी, मानो किसी और दुनिया से आई हो। नील ने दीवार के पास जाकर कान लगाया। अंदर से कोई कह रहा था, मैं यहां हूं, मुझे बचा लो। पंडित विष्णुदत्त ने तुरंत श्रेया को पीछे खींचा। ये हवेली अब धोखा देने लगी है। जो आवाज तुम सुन रहे हो वो किसी आत्मा की नहीं, बल्कि उस शैतानी शक्ति की है जो अनामिका की मौत के पीछे थी। श्रेया ने थरथराती आवाज में पूछा, आपको कैसे पता कि ये झूठ है? पंडित जी ने हवेली के एक पुराने पोटली से एक काले धागे और नीले पत्थर वाला लॉकेट निकाला। इस हवेली के मूल में 3 आत्माएं कैद हैं, अनामिका, विवेक और एक तीसरी जिसका नाम अब तक कोई नहीं जानता, पर वो ही इन सब का जड़ है। वो आत्मा अब दीवारों में समा चुकी है। नील ने जिद की, हमें उस आत्मा से सामना करना होगा। अगर वो असली कारण है तो वहीं से सब खत्म किया जा सकता है। पंडित जी बोले, उस आत्मा को जगाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होगी, विवेक की राख, अनामिका की जली हुई चूड़ियां और तीसरी चीज जो सबसे खतरनाक है, किसी जीवित इंसान की एक बूंद खून। हवेली की दीवारों पर अचानक से लाल धब्बे उभरने लगे। कमरे में झूमती लाल रोशनी फैल गई और दीवार से निकला एक कंकाल जैसा चेहरा जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो बोला, तुमने मुझे पुकारा है, अब जाओगे नहीं। नील और श्रेया के सामने अब कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कमरे में हवा भयानक तरीके से घूमने लगी। किताब की पन्नियां अपने आप पलटने लगीं और फिर एक पन्ने पर लिखा था, अंत की शुरुआत अब होती है। अब उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो आत्मा को शांत करें या उसकी तरह खुद भी उस हवेली में कैद हो जाएं। हवेली का कमरा अब एक यज्ञशाला जैसा बन चुका था। पंडित विष्णुदत्त ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। चारों कोनों में दिए जलाए गए थे। बीच में एक लोहे की कटोरी रखी थी जिसमें 3 वस्तुएं पहले ही रखी जा चुकी थी, विवेक की राख, अनामिका की जली चूड़ियां और अब बची थी इंसानी खून की एक बूंद। नील ने आगे बढ़कर अपनी उंगली ब्लेड से काटी। खून की पहली बूंद जैसे ही कटोरी में गिरी, पूरा कमरा दहल गया। मंत्रों की आवाज तेज हो गई। दिए अपने आप बुझने लगे। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। छत से मिट्टी और धूल गिरने लगी। अचानक एक तेज चीख पूरे कमरे में गूंजी, मुझे क्यों जगाया? एक परछाई हवा में तैरती हुई सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा बिना आंखों के था, शरीर बिना चमड़ी के। वो आत्मा हिलती हुई हवा में ऊपर उठी। नील और श्रेया पीछे हटने लगे, पर पंडित जी ने जताया, अगर तुम पीछे हटे तो सब खत्म, अब सामना करना ही पड़ेगा। परछाई ने पंडित जी की ओर देखा और जोर से चिल्लाई, तेरी वजह से मैं बंद रही वर्षों तक, अब मैं इस खून से खुद को पुनर्जीवित करूंगी। श्रेया ने कांपते हुए पूछा, यह आत्मा आखिर है कौन? पंडित जी बोले, ये कोई इंसान नहीं, ये शैतानी आत्मा है जिसे काले साधक ने 100 साल पहले बुलाया था, पर वो उसे कैद करने में सफल नहीं हो सका। वो आत्मा इस हवेली से जुड़ गई। अब इसकी भूख खत्म नहीं होती। हर साल कोई न कोई इसकी बलि चढ़ता है। आत्मा अब कटोरी में रखे खून की तरफ बढ़ रही थी। नील ने दौड़कर कटोरी को उठाया और जमीन पर पटक दिया। कटोरी चकनाचूर हो गई, पर तभी आत्मा गायब हो गई। श्रेया चिल्लाई, वो कहां गई? तभी पीछे की दीवार से एक हाथ निकला और नील को पकड़ लिया। कमरे की हवा रुक गई। पंडित जी ने किताब खोली और सबसे आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर तभी उनकी आंखें सफेद हो गईं और शरीर जमीन पर गिर पड़ा। नील अभी भी हवा में लटका हुआ था। श्रेया चीख रही थी, नील, नील! कमरा अब लाल रोशनी से भर गया और आत्मा की आवाज गूंजी, तुमने मुझे मना किया बलिदान से, अब मैं तुमसे खुद लूंगी। क्या नील बचेगा? क्या श्रेया इस शैतानी आत्मा से बचकर निकल पाएगी? क्या पंडित जी जीवित हैं?
या आत्मा ने अब सबको निगल लिया? रात गहराती जा रही थी। हवेली के चारों ओर अजीब सी चुप्पी और डरावनी खामोशी फैल चुकी थी। नील, श्रेया और विक्रम अब तक कई रहस्य खोल चुके थे। तस्वीर की आत्मा, अनामिका की कहानी और उस पेंटिंग के पीछे छुपा खून से सना इतिहास। लेकिन अब भी एक सवाल अधूरा था। हवेली में आत्माओं की मुक्ति कैसे होगी? नील के हाथ लगी डायरी में आखिरी पन्ना अब भी पढ़ा नहीं गया था। वो डर और उत्सुकता से कांपते हाथों से डायरी खोलता है और उस पन्ने को पढ़ना शुरू करता है। जिसने मेरी आंखों में झांका है वो अब इस रहस्य से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन जिस दिन मेरी हड्डियां पूर्ण रूप से अग्नि में समर्पित होंगी, उस दिन मैं और मेरे जैसे अन्य आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, वो अग्नि हवेली के दिल में जलानी होगी। ये पढ़ते ही तीनों चौंक जाते हैं। हवेली का दिल, यानी वो तहखाना जहां सबसे ज्यादा ऊर्जा महसूस होती थी, जहां दीवारों से खून टपकता था और जहां से रात में चीखें आती थीं। वे उस तहखाने में फिर से जाते हैं, इस बार अनामिका की हड्डियां लेकर। वहां पहुंचते ही दीवारें कांपने लगती हैं, जैसे हवेली को पहले से पता हो कि अंत आने वाला है। नील अपनी जेब से कपूर और तेल निकालता है और एक लोहे की बड़ी कटोरी में हड्डियां रखकर आग लगाता है। जैसे ही हड्डियां जलने लगती हैं, पूरा तहखाना थरथराने लगता है। ऊपर की मंजिलों से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, जैसे सैकड़ों आत्माएं किसी बंधन से मुक्त हो रही हों। श्रेया की आंखों में आंसू हैं, डर के नहीं बल्कि आत्माओं की मुक्ति के भाव से। विक्रम मंत्र पढ़ता है जो उन्होंने डायरी के आखिरी शब्दों में देखा था, अग्नि से प्रकाश और प्रकाश से मुक्ति। आग की लपटें नीले रंग में बदल जाती हैं, पूरा तहखाना रोशनी से भर जाता है। एक पल को ऐसा लगता है कि जैसे वक्त थम गया हो। तभी अनामिका की आत्मा नजर आती है, अब डरावनी नहीं बल्कि शांत और मुस्कुराती हुई। वो तीनों की ओर देखती है और कहती है, तुमने मुझे आजाद किया, धन्यवाद। अब ये हवेली तुम्हारी नहीं, सिर्फ अतीत की कहानियों का हिस्सा है। और उसके बाद वो एक तेज प्रकाश में विलीन हो जाती है। अब हवेली एकदम शांत है। दीवारें अब स्याह नहीं, धूल से ढकी हैं। पेंटिंग अब खाली फ्रेम बन गई है और उस पर लिखा है, कभी कभी डर जरूरी होता है ताकि हम सच्चाई तक पहुंच सकें। लेकिन क्या सब सच में खत्म हो गया, या हवेली ने बस कुछ आत्माएं छोड़ी हैं? क्योंकि दीवार की दरार में अब भी एक जोड़ी आंखें चमक रही थीं, किसी और के इंतजार में। हवेली की आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं। नील, श्रेया और विक्रम अब हवेली के बाहर खड़े थे। सुबह की हल्की रोशनी आसमान को छू रही थी। हवेली पहली बार शांत और स्थिर लग रही थी, जैसे सदियों पुराना भार उतर गया हो। नील ने पीछे मुड़कर देखा। दीवारें अब बिना खून के, खिड़कियां टूटी हुई लेकिन स्थिर। उस हवेली में अब कोई हलचल नहीं थी। अब ये खत्म हो गया है, नील ने गहरी सांस लेते हुए कहा। विक्रम बोला, अब हमें इस जगह को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। श्रेया ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी हल्का शक था, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। लेकिन तब जब वे अपनी कार में बैठने वाले थे, तभी हवेली की एक खिड़की अपने आप खुलती है, बिना हवा के, बिना किसी ध्वनि के, और वहां दिखती है एक नई पेंटिंग। वो पेंटिंग नील, श्रेया और विक्रम की थी, तीनों खून से सने कपड़ों में, पीठ के पीछे कोई साया। तीनों एक साथ ठिठक जाते हैं। ये तो अभी बनी है, ये तो। और तभी नील की जेब में रखा वो मोबाइल अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और एक आवाज आती है, तुमने उन्हें मुक्त किया, पर मैं तो अब आया हूं। हवेली ने आत्माओं को आजाद किया था, लेकिन उसने एक और दरवाजा खोल दिया था। एक ऐसा दरवाजा जिसे तीनों ने अनजाने में जगा दिया था।
विक्रम डर के मारे पीछे हटता है, पर जमीन में कुछ पकड़ लेता है उसके पैर को। श्रेया चीखती है और नील उसे खींचने लगता है। अगले ही पल तीनों फिर से हवेली के अंदर खींच लिए जाते हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और एक कोलाहल उठता है हवेली के बीचों बीच। अब ये सिर्फ हवेली नहीं, ये तुम्हारा नसीब है। हवेली की सिसकियों ने थमना सीख लिया, पर इस खामोशी के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो फिर से जाग सकता है, किसी और की दस्तक पर, किसी और की दस्तक पर। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डर हमेशा नया रूप लेकर लौट आता है, कभी हवेली में, कभी परछाई में और कभी आपके ठीक पीछे, ठीक पीछे। गुलशन हॉरर स्टोरी, जहां हर कहानी में बसा है एक सच्चा डर, जहां हर रात सुनाई देती है किसी भूले बिसरे साए की पुकार। अगर आपको ये रहस्यमयी और भयानक यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगली बार शिकार आप भी हो सकते हैं। गुलशन हॉरर स्टोरी, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत बन जाता है, हकीकत बन जाता है।